गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गुट निरपेक्षता एवं गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसको आकार एवं विकास में जो सहायक तत्व थे के बारे में हमने पढ़ा। आज हम गुट निरपेक्ष आंदोलन जो रहा है उसकी उपलब्धियों के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम उपलब्धियों के विषय में पढ़ना प्रारंभ करें, उससे पहले हम एक नज़र गुट निरपेक्ष आंदोलन की विभिन्न संस्थाओं एवं विभिन्न शिखर सम्मेलनों पर भी डालेंगे। वैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए किसी भी विशेष प्रकार की संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है। फिर भी गुट निरपेक्ष जो राष्ट्र हैं उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्यवाही करने के उद्देश्य से दो प्रकार की संस्थाओं की रचना की गई है। इनमें है समन्वय ब्यूरो। यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख कार्यकारी अंग है, जिसका प्रमुख कार्य जो सदस्य देश हैं उनके मध्य विचार विमर्श को हमेशा गतिमान रखना है एवं विभिन्न राष्ट्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन होता है उसमें मुख्यतया गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं और इसका प्रमुख कार्य गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदन पत्रों पर गहन विचार विमर्श करना है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर भी चर्चा करता है और गुट निरपेक्षता के यथार्थवादी तौर पर उठाए जाने वाले कदमों की कार्यसूची तैयार करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो सर्वाधिक महत्व है वह है शिखर सम्मेलनों का। शिखर सम्मेलन प्रति 3 वर्ष के पश्चात आयोजित किए जाते हैं, जो सबसे बड़े अधिवेशन होते हैं, जिसमें गुट निरपेक्ष देशों के मुखिया भाग लेते हैं या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, शासनाध्यक्ष द्वारा। गुट निरपेक्ष सम्मेलन में मुख्यतः 4 प्रकार के सदस्यों की उपस्थिति होती है। इनमें एक पूर्ण सदस्य, गैर राज्य सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य और जिन अतिथि देशों को आमंत्रित किया जाता है वे इसमें भाग लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के विभिन्न शिखर सम्मेलनों की। विकासशील देशों में सहयोग व एकता स्थापित करने का प्रारंभिक एवं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 1946 के दिल्ली में संपन्न हुए एशियाई मैत्री सम्मेलन और 1955 के बाडुंग सम्मेलन के रूप में हमारे सामने आते हैं। बाडुंग भावना और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में जो 10 सिद्धांत अपनाए गए, उन्होंने गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था उसकी उत्पत्ति में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल या भूमिका अदा की। इस सम्मेलन में कई दूसरे राष्ट्रों को भी शीत युद्ध व भौतिक संधियों से दूर रहने की नीति, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की नीति एवं जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच विचारधारा संबंधी मतभेदों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना अपनी शांति पूर्ण सहअस्तित्व की नीति, मित्रता व सहयोग की नीति के रूप में गुट निरपेक्षता के महत्व का अनुभव करवा दिया। लेकिन इसके यानी कि गुट निरपेक्षता के उदय के प्रमुख स्रोत हैं इसके शिखर सम्मेलन। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है वो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन है, जो 1961 में हुआ और इसमें विभिन्न 25 अफ्रीकी और एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वह कहीं ना कहीं नेहरू, नासिर और टीटो की देन माना जाता है। इसके बाद इसके विभिन्न शिखर सम्मेलनों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और प्रति 3 वर्ष के अंतराल पर जो गुट निरपेक्ष राष्ट्र हैं उनके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, ताकि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संबंध में अपनी एक राय कायम की जा सके और कहीं ना कहीं जो विकसित राष्ट्र हैं उन पर विकासशील राष्ट्रों के पक्ष में नीति निर्माण हेतु दबाव बनाया जा सके। अब हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की। यदि आप देखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही एक काफ़ी बड़ा आंदोलन है और निश्चित तौर पर जब हम इसकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो हमें इसे शीत युद्ध के संदर्भ में विशेष तौर पर देखना होगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह यही मानी जाती है कि शीत युद्ध के दौर में जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी में शामिल होने के चंगुल से बचा लिया गया और उन्हें अपने स्वतंत्र विकास व अपने
राजनीतिक व्यवस्था या अपने राष्ट्र के लिए जो भी जीवन दर्शन या जो भी मार्ग वो अपनाना चाहते हैं उन्हें अपनाने का अवसर प्रदान किया गया और यह केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही संभव हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण जो तीसरी दुनिया के राष्ट्र थे उनमें भावनात्मक एकजुटता देखी गई और वे ये महसूस करने लगे कि उनकी समस्याएं और उनके विकास के मार्ग में जितनी भी चुनौतियां हैं वे सब एक प्रकार की हैं। अतः ऐसे में सभी राष्ट्रों को मिलजुल कर चलना होगा और ये सभी राष्ट्र आपस में पारस्परिक सहयोग के माध्यम से ही एक दूसरे के विकास में सहयोगी हो सकते हैं एवं आत्मनिर्भरता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व के कुछ संकट टालने में भी सफल रहा या उनकी तीव्रता को कम करने में सफल रहा। तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को कम करने में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों ने सर्वोच्च शक्तियों को उस रास्ते से हटा दिया जिस पर चलते चलते उनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष या युद्ध की स्थिति आ सकती थी। यदि उनके अनेक ऐसे राष्ट्र विद्यमान न होते जो दोनों गुटों में से किसी एक के साथ गुटबद्ध न थे और उन्होंने बर्लिन एयरलिफ्ट, कोरियाई युद्ध, इंडो चीनी संघर्ष और अन्य कई विवादों जैसे स्वेज युद्ध जैसे संकटों के समय न्यायोचित और त्वरित समाधान का आग्रह और अनुरोध यदि नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर इसके काफ़ी गंभीर परिणाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में हो सकते थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था या जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे उन्होंने इन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को कहीं ना कहीं उनकी तीव्रता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में चल रहे औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्ति पाने के संग्रामों को भी समर्थन प्राप्त हुआ। इससे उन्हें आज़ादी मिलने में सफलता मिली क्योंकि औपनिवेशिक शक्तियाँ भी इतने बड़े समुदाय की आलोचना का शिकार लंबे समय तक नहीं रहना चाहती थी। ऐसे में निश्चित तौर पर विभिन्न उपनिवेशों की जो मुक्ति हुई है उसके पीछे आप गुटनिरपेक्ष आंदोलनों की या गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी सामूहिक शक्ति का प्रभाव देख सकते हैं। यदि हम शीत युद्ध के दौरान दिदांत या तनाव शैथिल्य का क्रेडिट जो है, जो श्रेय है, अगर हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दें तो शायद गलत नहीं होगा क्योंकि निश्चित तौर पर शीत युद्ध में जिस तरीके से सड़कों पर एक्सीडेंट्स के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं इसी टाइप के स्पीड ब्रेकर का काम किया। इसके अतिरिक्त विश्व से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद एवं रंग भेद की समाप्ति में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आंदोलन विश्व की बड़ी शक्तियों की साजिश के खिलाफ जनमत बनाने में सफल रहा। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे वे सब नव स्वतंत्र थे और वे सब कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं रंग भेद जैसे जो समस्याएं हैं उनका दंश झेल चुके थे, उनका शिकार हो चुके थे। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से वे निश्चित तौर पर इनका नेतृत्व कर सकते थे ताकि जो विश्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके विरुद्ध कहीं ना कहीं एक प्रकार का दबाव या एक जनमत तैयार किया जा सके। गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमेशा इस बात की पैरवी करता रहा कि बड़ी महाशक्तियों के दबाव में न आकर अपनी राष्ट्रवाद की भावना की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को पूरा प्रोत्साहन देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी। और यही एक महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से विभिन्न नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया गया और इसीलिए उनके द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता भी ग्रहण की गई। और ऐसा ही नहीं, निश्चित तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन इन विभिन्न नव स्वतंत्र राष्ट्रों की एक सामूहिक आवाज़ के रूप में सामने आता है। गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता की। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरा शीत युद्ध में अपनी तटस्थ स्थिति के कारण और भूमिका के कारण, तथा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राज्यों के मध्य शांति कायम करने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता की जिसने छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण कर सके और अपनी सदस्य संख्या के बल पर कहीं ना कहीं महासभा में भी
उनका महत्व बढ़ा। अतः हम कह सकते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसकी सदस्य संख्या इतनी थी कि निश्चित तौर पर वह विश्व के विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और जब जो विश्व शांति हेतु सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, वह भी कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व को स्वीकार करता है। गुटनिरपेक्ष देशों ने अपने प्रयासों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों मसलन संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रमंडल, अफ्रीकी एकता संगठन, अंकटाड आदि पर एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने में सफलता प्राप्त की और साथ ही जो विकासशील एवं पिछड़े हुए राष्ट्र थे उनके संदर्भ में जो नीतियाँ थी, जो नीति निर्माण था, उस हेतु दबाव बनाया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा नियो अर्थात नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धि की जो मांग थी वह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1962 में काहिरा में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सामूहिक चेतना के रूप में कार्य करते हुए ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर उसने अपनी आवाज़ को मुखर किया एवं कहीं ना कहीं विकसित राष्ट्र पर दबाव बनाते हुए विकसित राष्ट्रों से अपनी मांगें मनवाने में भी सफल रहा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि निश्चित तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसने शीत युद्ध के दौर में दोनों ही महाशक्तियों के बीच में कहीं ना कहीं एक अवरोध के रूप में कार्य किया और यह विश्व शांति के लिए जो बड़े संघर्ष या जो बड़े संकट हो सकते थे उन्हें टालने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रूप से सहभागी रहा। आज विश्व भर में काफ़ी बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देश शामिल हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी उपलब्धि कही जा सकती है। हालांकि शीत युद्ध आज समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि गुटनिरपेक्षता की नीति का आज कोई महत्व नहीं रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसमें शक्ति संतुलन की व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में समस्याएं नहीं हैं। आज भी ऐसी कई समस्याएं हैं जहां निश्चित तौर पर विकासशील एवं पिछड़े हुए राष्ट्रों को अपनी आवाज़ मुखर करने की ज़रूरत है और सामूहिक तौर पर इस प्रकार से मांगे उठाने पर निश्चित तौर पर उनकी मांगों का निराकरण भी संभव है एवं वे अपने पक्ष को अधिक स्पष्ट तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जगत में रख सकते हैं। तो ऐसे में आज हमने देखा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या क्या उपलब्धियां रही है। आने वाले लेक्चर में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विफलताएं एवं शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज के युग में भी क्या प्रासंगिकता शेष रह गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।